नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि नवनीत राणा को सेशंस कोर्ट से बेल मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, नवनीत राणा के पति को भी जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने नवनीत राणा को सशर्त जमानत दी है, यानी कि कुछ शर्तों के आधार पर दोनों को यह जमानत दी गई है। सबूतों के साथ आप छेड़खानी नहीं करेंगे, कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि किसी के साथ बातचीत करने की इजाजत आपको नहीं है, यानी आप किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। इस वक्त की बड़ी खबर, नवनीत राणा को सेशन कोर्ट से बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। 50,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है और साथ ही साथ उनके पति को भी जमानत मिल चुकी है। 11 दिन पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज कोर्ट की तरफ से इन्हें रिहा कर दिया गया है 50,000 के निजी मुचलके पर। तो नवनीत राणा और उनके पति दोनों को आज सेशंस कोर्ट की तरफ से बेल मिल गई है। 11 दिन पहले दोनों को हिरासत में लिया गया था और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि कुछ शर्तों के बिना पर यह जमानत उन्हें दी गई है। हनुमान चालीसा मामले में सेशंस कोर्ट से बुधवार को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को आज जमानत मिल गई है। राणा दंपत्ति को कोर्ट से 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिलने के बाद अमरावती में उनके घर पर खुशी का माहौल है। साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। कोर्ट ने जमानत देते हुए दंपत्ति के लिए कई शर्तें रखी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राणा दंपत्ति मीडिया से बात नहीं कर सकते, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि दंपत्ति दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। राणा दंपत्ति आज शाम जेल से बाहर आ सकते हैं। प्रोसेस पूरा अभी आगे जारी रहेगा। और ये आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से यह विवाद पूरा पैदा हुआ, जिसके चलते निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज 50,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर अभी तक पूरे मामले में क्या रहा। रिहाई आज हालांकि मिल चुकी है दोनों को और इसी बीच कुछ शर्तें रही जिसके आधार पर उन्हें जमानत दी गई है 50,000 के निजी मुचलके पर। आपको बता दें कि राणा दंपत्ति को कोर्ट से रिहाई मिल चुकी है। कोर्ट ने नवनीत राणा को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी है। 50,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत उन्हें दी गई है और उनके घर पर खुशी का माहौल है। आपको बताएं कि करीब 2.5 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी थी। मुंबई की खार पुलिस की तरफ से जमानत का विरोध भी हालांकि किया गया था। पीठ में अचानक दर्द बढ़ने से नवनीत राणा को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया गया था और इसी बीच राणा दंपत्ति को कोर्ट से 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। उनके घर पर खुशी का माहौल है। 11 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नवनीत राणा ने दिल्ली के सीपी राकेश अस्थाना को पत्र भी लिखा। शिवसेना नेता संजय राउत पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। और इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, राज ठाकरे की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद अब तेज होता जा रहा है और इस पर सियासत भी बढ़ चढ़कर हो रही है। लाउड स्पीकर हटाने पर एक वीडियो ट्वीट किया गया है राज ठाकरे की तरफ से। महाराष्ट्र में सरकार आई तो सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, बाला साहब की तरफ से कहा गया है इस वीडियो में। हालांकि आपको ये बताते चले कि मराठी में ये वीडियो है। मस्जिद से लाउडस्पीकर नीचे आएंगे, उतार दिए जाएंगे, ये बात भी, इस बात का भी जिक्र वीडियो में किया गया है। और विकास के बीच धर्म नहीं आना चाहिए, धर्म सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये तमाम बातें इस वीडियो में कही गई हैं।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के भाषण का एक पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए शिवसेना पर निशाना साधा है। इस वीडियो में बाला साहेब लोगों को बता रहे हैं कि लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। वीडियो में वो मराठी भाषा में अपनी बात रख रहे हैं लोगों के सामने। वो कह रहे हैं कि जिस दिन मेरी सरकार महाराष्ट्र में आएगी उस समय रास्ते पर होने वाले नमाज को बंद करवाए बिना हम नहीं रह पाएंगे, यानी कि उसे बंद करना ही होगा, करवाना ही होगा। धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रहित के आगे ना आए। हमारे हिंदू अगर कुछ गलत करते हैं तो हमें आकर बताओ, उस समस्या को हल किया जाएगा, उसका हल निकाला जाएगा। लाउडस्पीकर मस्जिद से नीचे आएंगे। और इससे पहले मंगलवार को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने निवेदन में सीएम उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा था कि आप बाला साहेब की सुनेंगे या फिर आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठाने वाले शरद पवार की आप सुनेंगे। अब शिवसेना ने एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, जिसमें बाला साहेब लोगों को बता रहे हैं कि लाउडस्पीकर बंद होना चाहिए। बताते चले कि राज ठाकरे ने मंगलवार को लोगों से अपील की थी कि अगर बुधवार को कहीं भी लाउडस्पीकर पर जोर से अजान सुने तो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाई जाए। ठाकरे ने खुले पत्र में लोगों से अपील की कि वो अगर अजान की आवाज सुने परेशान ना हो, 100 नंबर पर डायल करके पुलिस में शिकायत करें। और पुलिस ने राज ठाकरे समेत एमएनएस के कई नेताओं को नोटिस भी जारी किया है। यानी कि कह सकते हैं कि अब ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। ये विवाद यूं ही महाराष्ट्र की सियासत में और तेजी और उबाल ला रहा है। पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता राम कदम जी हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज में आपका। और इसी के साथ शिवसेना प्रवक्ता विक्रम सिंह जी हैं, नेता शिवसेना है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी विक्रम जी। तो विक्रम जी, सबसे पहले शुरुआत तो मैं आप ही से करना चाहूंगी। ये जो विवाद इस वक्त लाउड स्पीकर को लेकर और हनुमान चालीसा को लेकर हो रहा है, देखिए माहौल खराब हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन अब ये जो ट्वीट किया गया है वीडियो, आपको लगता है कि इससे कुछ बदलाव हो पाएगा? विक्रम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या पूछा आपने? ये जो विवाद हो रहा है लाउड स्पीकर को लेकर, आप अपनी आवाज मुखर करते नजर आ रहे हैं। आपके पार्टी की तरफ से संजय राउत कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, ये सही नहीं है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। राज ठाकरे कुछ देर में कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वो आज एक ट्वीट करते हैं वीडियो बाला साहेब की, जिसमें कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। धर्म सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो आपको लगता नहीं है कि राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं। देखिए, इनको ये आज याद आया क्या राज ठाकरे को? देखिए, ये सारा एक सियासत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब चुनाव होने वाले हैं बीएमसी के, और उसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। आप मुझे बताइए कि बाला साहब जब थे, उन्होंने अपने सामने इनको निकाला था, तो क्या ये मतलब बाला साहब से अपने आप को बड़ा हिंदुत्ववादी बताने की उसमें लगे हुए हैं? जब अगर ये इनमें अगर ऐसा कुछ होता तो आपने पहले देखा होगा किस तरीके से हिंदुओं को मार रहे थे, उत्तर भारतीयों को। जैसे सीरिया में होता है कि समुदाय के आपस में लोग मारते हैं ना, तो ये उस मानसिकता वाले आदमी आज हिंदुवादी अपने आप को बता रहे हैं। तो ये सारा का सारा की सियासत है, सियासत के लिए सारा ये सब हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो फिलहाल जो माहौल हो रहा है लाउड स्पीकर को लेकर और जिस तरह से ये पूरा खेल रचने की कोशिश की जा रही है, देखिए ये धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि काफी लंबे समय से ये बवाल चलता आ रहा है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आप बाला साहेब की सुनेंगे या फिर आपको कुर्सी पर बिठाने वाले शरद यादव की सुनेंगे। ये माहौल बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र को किस तरीके से यहाँ पे उथल पुथल मचाए, कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दें ताकि यहाँ पे गड़बड़ी फैले और राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू हो। क्योंकि बीजेपी के मन में कहीं कहीं ये टीस है कि ये सरकार बना नहीं पाए। अब इनके पास एक ही हथियार है कि महाराष्ट्र को बदनाम करो, जो भी मौका मिलता है ये छोड़ते नहीं है। कभी कहते हैं हनुमान चालीसा पे यहाँ पे भाई पाबंदी लगा दी, मुझे आप बताइए किसने पाबंदी लगा? ठीक है सर, मुझे लेकिन ये लगता है कि अगर आप भी इस बात पर सहमति जताते हैं, सुनिए, अगर मुझे लगता है कि आप भी इस बात पर सहमत है कि धर्म के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको भी बढ़कर आगे इस तरह का कोई फैसला लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाउड स्पीकर पर अगर रोक लगाई गई है तो सभी ने मिलजुल कर इसमें सहमति दिखाई है और किसी तरह का भी हु हल्ला नहीं हो रहा है। बीजेपी से राम कदम जी है, उनसे पूछ लेते हैं। राम कदम जी, कितना आप सहमत है? कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है, उनके मन में एक टीस है जिसकी वजह से आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये एक ही दलील 3 साल से ये शिवसेना दल और महाराष्ट्र सरकार के नेता दे रहे हैं। एक ही दलील का सहारा खुद को बचने के लिए कब तक देंगे? उसके बाहर आइए। कभी तो दायित्व लेने की, जिम्मेदारी लेने की पाठ कब सीखोगे आप लोग? सीधी बात है कि न्यायपालिका का सम्मान उत्तर प्रदेश के भूमि पर योगी सरकार करती है, वही न्यायपालिका का सम्मान महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता? किसे रोका है महाराष्ट्र की सरकार को? क्या केवल वादे जैसे लोगों को पकड़ के वसूली और बड़े बड़े अफसरों के तबादले, क्या इतना ही काम सरकार का है महाराष्ट्र का? बाकी कोई काम नहीं है। लेकिन हम किसी भी प्रकार के वायलेंस का, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की बातों का हम समर्थन नहीं करेंगे, ना अतीत में किया है ना वर्तमान में करेंगे। लेकिन पर सवाल नहीं उठता है धर्म गुरुओं को साथ में बुलाकर बड़े शांति से, अमन से, भाईचारे के साथ सभी धर्मों के लोगों ने न्यायपालिका का सम्मान किया। वही संदेश महाराष्ट्र की भूमि पर ये 3 दलों की सरकार क्यों नहीं दे पा रही? क्या देना नहीं चाहते? लेकिन राम कदम जी, अब सवाल आप भी उठा रहे हैं, लेकिन शायद आप भूल गए हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसे ही लोगों के साथ लंबे समय तक रहकर आपने भी सरकार चलाई है। आज सवाल अगर आप उठा रहे हैं तो कभी आप भी उनके साथ थे? नहीं, 2 बातें हैं यहाँ पर। हमने उनके साथ सरकार चलाई है, हमने कभी नहीं नकारा। पर जब हमने सरकार स्थापित की तभी हमारे साथ नहीं थे। उसके 2 महीने के बाद हमारे साथ ही आए। हमने तो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकेले के बलबूते पे ही महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर 2019 में हमने सरकार स्थापित की। तब शिवसेना नहीं थी। शिवसेना की तो राजनीतिक मजबूरी थी, हमारे साथ 2 महीने के बाद आई। ये पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि वो सरकार स्थापित हमने की, तो सरकार स्थापित करके हमने कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं किया। हमने महाराष्ट्र में 5 साल विकास के काम किए। अभी भी लोग याद करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी, सब दूर विकास के काम चल देते, कोई वसूली के आरोप नहीं, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। ठीक है, लेकिन राम कदम जी मजबूरी आप उनकी बता रहे हैं, मजबूरी आपकी थी या उनकी? शायद मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल में मुझे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। जो हालात इस वक्त महाराष्ट्र में हो चुके हैं, लाउड स्पीकर को लेकर और हनुमान चालीसा को लेकर, आपको नहीं लगता कि इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? जो वीडियो पोस्ट आज किया गया है ट्विटर पर, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ गई आपको लगता है? नहीं, 2 चीजें हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, संविधान के तहत क्या न्यायपालिका का सम्मान हो या अति आवश्यक नहीं है? नहीं, लेकिन आपको लगता है आप उसमें सहयोग दे रहे हैं? आपको ये लगता है कि आपकी पार्टी उसमें सहयोग कर रही है? ट्विटर पे जो वीडियो शेयर किया है उस कोर्ट के साथ किया है कि शिवसेना हिंदुत्व त्याग चुकी है। क्या ये सच्चाई नहीं है? पालघर के साधु हत्या कांड में उन संतों की, साधुओं की चीख, उनकी किलकारियां, क्या देश भूल गया? राम कदम जी, संत समाज अब तक भूल पाया? सुनिए, शिवसेना हिंदुत्व त्याग चुकी है। उदाहरण की ही अगर आप बात कर रहे हैं राम कदम जी, अगर आप उदाहरण की बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं राम कदम जी, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के उदाहरण देने हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव उदाहरण भी है, जिसे देखकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि माहौल ठीक हो पाए, माहौल को शांतिपूर्ण किया जा सके। संजय राउत की अगर हम बात कर ले तो ये उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का मसला था, किसी भी तरह की समस्या थी, तो आप महाराष्ट्र में रहकर उद्धव ठाकरे से बातचीत करते, आपको दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि माहौल ना शांतिपूर्ण हो, इसीलिए आपकी पार्टी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आप सरकार नहीं बना पाए, इसीलिए आप अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 3 वर्षों से हर बार ये एक ही उदाहरण दे करके बच नहीं सकते। 3 वर्षों से एक ही उदाहरण दिया जा रहा है, इनको सरकार बनाना, इनको कोई सरकार हमें नहीं बनानी। ये सरकार गिरेगी अपने कर्मों से, खुद का ठिकाना खुद पे ही फोड़े, दूसरे पर नहीं फोड़े। अब वर्तमान की तो बात करें कि योगी सरकार ने न्यायपालिका का सम्मान किया, तुम्हारे हाथ किसने बांधे हैं? क्या कुछ नहीं करना तुम्हें? ठीक है राम कदम जी, ठीक है कि आगे यानी कि
बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये हमारा ठीक सवाल है, है। यानी कि सवाल आपसे भी पूछा गया था और उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि आप सरकार पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं और अपने भी लूप फॉल देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल का आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रास्ते पर जिस तरह से नमाज हो रही थी उसे लेकर ये वीडियो ट्वीट किया गया है। इस वीडियो में बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया। बाला साहेब का ये जो वीडियो है जो राज ठाकरे की तरफ से शेयर किया गया है, इसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि धर्म सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। और इसी का उदाहरण आज राज ठाकरे ने दिया है और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर बवाल लगातार जारी है। राज ठाकरे अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 3 तारीख तक अगर इस मसले का समाधान नहीं होता तो 4 तारीख को अगर किसी भी मस्जिद से आजान की आवाज ऊंची सुनाई देती है तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये बात उनकी तरफ से की गई थी कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मनसे ने इसका वीडियो भी जारी किया है। नेरूल में मनसे के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इतना ही नहीं, यहां लाउड स्पीकर लगाकर जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। दरअसल राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को 4 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि मनसे के कार्यकर्ता उन सभी जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जहां पर लाउड स्पीकर से आजान की आवाज ऊंची सुनाई देती है। तो नई मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। हालांकि इस खुले पत्र में उन्होंने सभी से यह अपील की थी कि जहां पर भी आपको आवाज आएगी लाउड स्पीकर से वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और उसे लेकर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनाव की रणनीति बनाने के लिए जयपुर में 20 और 21 मई को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में परिवर्तन की तैयारी की जा रही है। किस तरह से परिवर्तन हो पार्टी में, इस पर चर्चा की जाएगी। पूरे देश के बीजेपी पदाधिकारियों को इसमें बुलाया गया है। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं और उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी महासचिव, सह प्रभारी और महासचिव शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में एक साल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और मिशन 2024 को फतेह करने की लगातार तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। कई राज्यों में बीजेपी संगठन और सरकार के स्तर पर बदलाव की तैयारी कर रही है। और इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी, जो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। छोटे भाई के बेटे के मुंडन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। पैतृक गांव पंचूर वो बीते कल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आज ग्रामीणों से मुलाकात की, रिश्तेदारों से मिले, गांव वालों से भी मुलाकात की है। आपको बताते चले कि वहां पर लोगों के बीच जब वो पहुंचे तो काफी ज्यादा खुशी से भरे हुए लोग नजर आए, उत्साहित नजर आए, क्योंकि करीब 5 साल बाद वो वहां पर पहुंचे थे। बीते कल जब उन्होंने अपनी माता से मुलाकात की, अपने मां से मिले, उनके पांव छुए, चरण स्पर्श किए, तो उनके चेहरे पर एक तेज था और साथ ही साथ उनकी आंखें नम थी। अपने परिवार वालों से मिलने के बाद आज अपने भाई के बेटे के मुंडन कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं और इसी के साथ वहां पर मौजूद लोगों से उन्होंने मुलाकात की।
3 दिवसीय दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी के इस दौरे का दूसरा दिन है और अपने दौरे के दूसरे दिन वो अपने गांव पंचूर में ही रहेंगे। वहां वो अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे के मुंडन में शामिल हुए और सामूहिक भोज का जो कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए। इस भोज कार्यक्रम में सीएम योगी के सभी रिश्तेदार भी पहुंचे। इसके अलावा सीएम योगी के गांव पंचूर के लोग भी इस भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने अपने रिश्तेदारों और गांव वालों से मुलाकात की। इसके बाद वो उत्तराखंड के बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और माना जा रहा है कि वो अपनी यात्रा के दूसरे दिन रात में यानी अपने गांव पंचूर ही रुकेंगे। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब योगी आदित्यनाथ गांव वालों से मुलाकात कर रहे थे, अपने परिवार में शामिल हुए लोगों से मुलाकात कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपने भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में वो शामिल हुए थे। उसके बाद भोज का कार्यक्रम था जहां पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की, गांव वालों से मुलाकात की। पैतृक गांव पंचूर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। बीते कल यहां पर पहुंचे थे। वो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर उनके दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। लेकिन यह दौरा किन मायनों में खास है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ करीब 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे, जहां पर अपने परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की है। आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इतिहास रचने के बाद और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे, परिवार वालों से मुलाकात की। हालांकि जब उस वक्त उन्होंने ये जीत हासिल की थी तो उनके परिवार वालों से जब मीडिया ने बातचीत की थी तो उनकी बहन बहुत ही ज्यादा खुशी से भरी हुई थी, उत्साहित थी और इंतजार कर रही थी कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि उनके भाई कब उनके पैतृक गांव आएंगे और कब उनसे मुलाकात होगी। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे का रुख कर लेते हैं। अजय, उत्तराखंड के दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ, दूसरा दिन है और आज अपने पैतृक गांव में लोगों से मुलाकात करते नजर आए हैं। अभी के लिए क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ आज मीटिंग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आज पूरे दिन अपने परिजनों के साथ रहेंगे, अपने गांव वालों के साथ रहेंगे और जितने भी उनके रिश्तेदार हैं जो वहां पर मौजूद हैं उन सबसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि योगी के छोटे भाई के बेटे का मुंडन समारोह है और यूपी के मुख्यमंत्री इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज पूरे दिन भर घर पर ही मौजूद रहेंगे। 28 साल बाद ये पहला ऐसा मौका है जब योगी कल रात अपने घर पर रुके रहे और आज दिन भर वो कार्यक्रम में शामिल हैं। क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा प्रदेश है और बहुत बड़ी उनके पास जिम्मेदारी है। तमाम प्रशासनिक कार्य वो करते रहते हैं, दिन भर वो व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस व्यस्तता के बीच में उन्होंने 2 दिन अपने परिजनों के लिए निकाला है, अपने परिवार के लिए निकाला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके परिवार के लोगों ने उनसे मुलाकात की है, सारे लोग बहुत खुश हैं और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात ये है कि पूरे उत्तराखंड के लोग योगी के उत्तराखंड के इस दौरे को लेकर के काफी खुश नजर आ रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष के लोगों की हम बात करें, चाहे विपक्ष के लोगों की बात करें, सभी लोग योगी के उत्तराखंड के इस दौरे का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि सरकारों की ओर से कई उम्मीदें हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल उम्मीदें बहुत हैं और उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। और जिस तरह से आपने बताया कि इंतजार था योगी आदित्यनाथ का यहाँ पहुंचने का और जैसे ही वो पहुंचे वो खुशी लोगों के चेहरे पर, परिजनों के चेहरे पर और उत्तराखंड की तमाम बड़ी हस्तियों के चेहरे पर देखते ही बन रही थी। बढ़ते आगे, कोरोना महामारी से दुनिया भर में जंग अभी भी जारी है। इस बीच भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,205 नए कोविड संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,30,88,118 हो गई है, जिसके बाद देश भर में कोरोना की वजह से जो कुल मौतों की संख्या है 5,23,920 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सक्रिय मामलों की संख्या 19,509 पहुंच गई है और दैनिक दिन के हिसाब से अगर हम बात करें तो मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में तमाम राज्य सरकारों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है
कि एहतियात बरती जाए और साथ ही साथ आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज दूरी का पालन करें। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।